हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एस्पिरेंट्स की पाठशाला में। एक बार फिर से आपके लिए जो अब एक नया वीडियो लेके आए हैं। तो दोस्तों बताइए आप सभी कैसे हैं। होप है कि आप सभी अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी जो है वो ज़बरदस्त चल रही होगी। तो आज का जो वीडियो है वो ग्रामीण बैंक भर्ती आरआरबी 2025 की नोटिफिकेशन के ऊपर जो है वो रहने वाला है। आज हम इस वीडियो के बारे में डिटेल में बात करेंगे, आरआरबी भर्ती के बारे में, जो बैंक की भर्ती है इसके बारे में जो है वो डिटेल में बात करेंगे। कितनी वैकेंसी जो है वो आने वाली है, कब तक नोटिफिकेशन आ जाएगा और एज क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, स्टार्ट डेट कब होगी फॉर्म फिलिंग की, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है और स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है बैंकर बनने के लिए। ठीक है, जो बच्चे बैंकर बनने का सपना देख रहे हैं, चाहे वो ग्रामीण एरिया के हैं चाहे वो शहरी एरिया के हैं, उन सभी के लिए जो है ये भर्ती आने वाली है। और बैंकर बनने वालों के लिए सुनहरा अवसर जो है वो इस पर आएगा, क्योंकि वैकेंसी जो है वो 10,000 प्लस जो वैकेंसी रहने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार बात बता देना चाहता हूँ कि नोटिफिकेशन जो है वो अभी आउट नहीं हुई है। नोटिफिकेशन आउट होने में अभी जो है वो एक एक दो मंथ बाकी हैं। तो आप जो है वो नोटिफिकेशन का वेट कीजिए, लेकिन तब तक आप जो है वो अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को जो डिटेल में देखते हैं कि इसमें जो है वो आपको क्या क्या जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह के बारे में हम जो है वो बात करेंगे। जिन बच्चों का सपना है बैंकर बनने का, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा सुनहरा अवसर जो है वो ये है। चाहे वो स्टूडेंट जो है वो किसी भी स्टेट से हो, चाहे वो किसी भी एरिया से हो, चाहे वो ग्रामीण एरिया से हैं, चाहे वो शहरी एरिया से हैं, सभी के लिए जो है वो बहुत ही ज़्यादा सुनहरा अवसर जो है वो इस बार है। वैकेंसी जो है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिल सकती है। और बात करते हैं हम एग्ज़ाम हाइलाइट्स की। जो तो बताना चाहूँगा कि ये जो एग्ज़ाम है ग्रामीण बैंक एग्ज़ाम, ग्रामीण बैंक भर्ती जो है वो इसको आईबीपीएस जो है वो कंडक्ट करवाता है। और इसमें जो है वो कितनी तरह की जो है वो पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। तो इसमें जो है वो आपको 3-4 तरह की पोस्ट आपको देखने को मिलती है। मेनली जो 2 ही होती हैं वो होती है क्लर्क और ऑफिसर स्केल 1 की जो वो पोस्ट आपको देखने को मिलती है। ये 2 तरह की पोस्ट जो है वो आपको देखने को मिलती है। ठीक है? और बात करें वैकेंसी की, तो अभी जो है वो नोटिफाइड नहीं है, लेकिन फिर भी हम जो है वो ये मान के चलते हैं कि अप्रोक्स आपको जो है वो 10,000 प्लस वैकेंसी देखने को मिल सकती है, जो कि अपने आप में बहुत ही अच्छी खासी वैकेंसी जो है वो है। ठीक है? और बात करें आपकी आप इसका एग्ज़ाम मोड, तो एग्ज़ाम मोड जो है वो आपका ऑनलाइन रहता है। ऑनलाइन जो है वो एग्ज़ाम होते हैं और इसमें जो है वो कितने बैंक पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसमें जो है वो 43 बैंक जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है? और हम बात करें आपका सिलेक्शन प्रोसेस की, तो यहाँ पे जो है वो अलग-अलग पोस्ट के लिए आपको जो है वो अलग-अलग सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो देखने को मिलेगा। यहाँ के जो है वो ऑफिसर स्केल 1 की बात करें, तो यहाँ पे आपको 3 फेसेस जो है वो होते हैं इसके। एक होता है प्रीलिम्स, उसके बाद आता है आपका मेंस और उसके बाद आपका आता है इंटरव्यू। ठीक है? और प्रीलिम्स जो हो क्वालिफाई नेचर का होता है, आपको उसको जो है वो सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, उसके बाद आपका जो है वो मेंस और इंटरव्यू होता है। बात कर लेते हैं ऑफिस असिस्टेंट की, तो ऑफिस असिस्टेंट में जो है वो आपका 2 ही फेस होते हैं। इसमें पहला आता है आपका प्रीलिम्स, उसके बाद आपका आता है मेंस। इसमें भी जो है वो प्रीलिम्स जो है वो क्वालिफाई नेचर का होता है। ठीक है? और अब बात करें ऑफिसर स्केल 2 और 3 की, तो इसमें जो है वो आपको सिंगल एग्जाम जो है वो देखने को मिलता है, उसके बाद आपका जो है वो इंटरव्यू होता है। ठीक है? और बात करें अब सैलरी की, तो सैलरी की जो है वो उसके बाद सैलरी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट की जो है वो अलग अलग सैलरी होती है, लेकिन यहाँ पे जो है वो आपको अच्छी खासी सैलरी जो है वो देखने को मिलती है। और ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जो है वो आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको जो है वो फॉर्म फिलिंग करना होता है। दोस्तों अब देख लेते हैं आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग की डेट को। तो यहाँ पे जो है वो आपको दो एग्ज़ाम्स के बारे में जो है वो मैंने ज़्यादातर जो है वो बताया हो, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि मेनली जो दो एग्ज़ाम होते हैं आपके, जो मेन होते हैं वो होता है आपका ऑफिसर स्केल 1 यानी कि पीओ और क्लर्क। ठीक है? तो यहाँ पे अब बात कर लेते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट डेट, जो कि फॉर्म फिलिंग जो स्टार्ट कब से होने वाली है। तो यहाँ पे आपको जो डेट बताई हुई है 27 जुलाई, सॉरी यहाँ पे ना गलती हो गई है। यहाँ पे जो है वो आपको जून होगा। यहाँ पे जून में जो है वो आपकी फॉर्म फिलिंग शुरू होगी। अभी तो कोई फिक्स डेट नहीं है, लेकिन जून में जो है वो आपकी फॉर्म फिलिंग होगी। और ये आपकी ये 20-22 दिन जो है वो चलती है। और उसके बाद आपका जो है वो जुलाई एंड में, आपके जुलाई और अगस्त में जो है वो एग्ज़ाम हो गए। ये बात कर रहा हूँ मैं ऑफिसर स्केल 1 की। और आपका असिस्टेंट की भी यही रहती है फॉर्म फिलिंग डेट, यानी कि जून में आपके जून जुलाई में जो है वो आपके जो है वो फॉर्म फिलिंग शुरू हो सकते हैं। मैं ऑफिसर स्केल 1 की तो कंफर्म हो सकता है कि जून में ही हो। और बाकी इसका जो है वो 20-22 दिन फॉर्म फिलिंग चलता है। और उसके बाद जो है वो एक मंथ के अंदर एग्ज़ाम होता है। तो यानी कि आप मान सकते हैं कि जुलाई के एंड में
और या फिर अगस्त में जो है वो एग्ज़ाम हो सकता है, ठीक है। तो लास्ट डेट जो मैंने बता ही दिया है कि 20-22 दिन फॉर्म फिलिंग डेट के लिए टाइम रहता है। तो आप उस हिसाब से जो है मतलब हो सकता है कि जुलाई अगर स्टार्टिंग में हो रहा है तो 20-22 जुलाई तक जो है वो एंड डेट फॉर्म फिलिंग की हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। उसके बाद बात करते हैं एग्ज़ाम डेट की। तो एग्ज़ाम डेट मैं आपको बता देता हूँ कि ऑफिसर स्केल 1 की जो एग्ज़ाम डेट है, ये जो है वो यहाँ पे ठीक मेंशन की हुई है कि जुलाई के एंड में या अगस्त में आपको जो है वो एग्ज़ाम देखने को मिल सकता है। प्रीलिम्स एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ। और बात कर लेते हैं आपकी मेंस एग्ज़ाम्स की। तो मेंस एग्ज़ाम्स की जो बात कर रहा हूँ मैं, वो ये है कि आपका मेंस एग्ज़ाम जो यहाँ पे सितंबर में हो सकता है। सितंबर में आपका जो मेंस एग्ज़ाम हो सकता है और नवंबर में जो आपका मेंस एग्ज़ाम हो सकता है क्लर्क का, ठीक है। क्लर्क का जो एग्ज़ाम आपको यहाँ पे सितंबर और अगस्त में प्रीलिम्स का देखने को मिलेगा और नवंबर में यहाँ पे आपको जो मेंस देखने को मिलेगा, किसका, क्लर्क की बात कर रहा हूँ। और ऑफिसर स्केल 1 में जुलाई और अगस्त में आपको प्रीलिम्स देखने को मिलेगा और आपको जो है वो इसका सितंबर में आपको मेंस देखने को मिल सकता है। होप है कि आपको समझ आ रहा होगा। यहाँ पे डेट गलत हो जाने की वजह से थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि फॉर्म फिलिंग जो आपकी शुरू होगी वो जून से होगी और 20-22 दिन जो है वो जो आपको मिलते हैं फॉर्म फिलिंग के लिए। उसके बाद जो है वो 1 महीना आपको मतलब गैप रहता है। उसके बाद जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है और प्रीलिम्स के एग्ज़ाम का रिजल्ट जब आउट होता है तो उसके बाद जो है वो आपको 20-22 दिन फिर मिलते हैं। उसके बाद जो है वो आपका मेंस एग्ज़ाम होता है, ठीक। चलिए दोस्तों, बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो यहाँ पे क्या रहने वाली है, आपको बैंकर बनने के लिए जो है वो आपकी क्या क्या क्वालिफिकेशन जो है वो मांगी गई है और क्या एक्सपीरियंस जो है वो आपको मांगे गया। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं ऑफिस असिस्टेंट की, यानी कि क्लर्क पोस्ट की। तो इसमें जो है वो आपको जो है वो बैचलर डिग्री जो है वो होनी चाहिए और यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको जो है वो लोकल लैंग्वेज के बारे में जो है वो नॉलेज होना चाहिए। चाहे आप जिस भी स्टेट से जो है वो फॉर्म फिलिंग कर रहे हैं, वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है आपको उसके बारे में जो है वो नॉलेज होना चाहिए और थोड़ा बहुत नॉलेज आपको जो है वो कंप्यूटर का भी होना चाहिए। यहाँ पे कंप्यूटर का कोई भी जो है वो सर्टिफिकेट जो है वो मांगा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको जो है वो कंप्यूटर जो है वो कंप्यूटर पे वर्क करना जो है वो आना आता होना चाहिए, मतलब कि आपको थोड़ा बहुत कंप्यूटर जो है वो आता होना चाहिए, ठीक है। बात करें ऑफिसर स्केल 1 की, यानी कि आपको पीओ की बात करें तो पीओ में जो है वो आपको एक बैचलर डिग्री जो है वो आपके पास होनी चाहिए। आपने बीए बीकॉम जो है वो बीएससी कुछ भी जो है वो आपने किया होना चाहिए। उसके बाद आपको जो है वो यहाँ पे कुछ बताया हुआ है कि आपकी जो है वो ग्रेजुएशन जो है वो किस किस में जो है वो होनी चाहिए। और उसके बाद बात करते हैं कि इसमें जो है वो आपको लोकल लैंग्वेज जो है वो है ज़रूरी कि नहीं है। तो यहाँ पे भी जो वो बताया गया है कि आपको लोकल लैंग्वेज की जो है वो ज़रूरी लोकल लैंग्वेज जो है वो आपको आना चाहिए। आप जिस भी स्टेट से जो है वो फॉर्म फिलिंग कर रहे हैं तो आपको वहाँ की जो है वो लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। कई बार बच्चे जो है वो अदर स्टेट से जो है वो अप्लाई कर देते हैं, तो उनके लिए भी ज़रूरी है कि आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। कई बार जो है वो बच्चे फॉर्म फिलिंग कर देते हैं, लेकिन उनको ये चीज़ का पता नहीं होता है कि वहाँ की लोकल लैंग्वेज उनको आती है या नहीं आती है, तो उसको जो उनको जो है वो बाद में दिक्कत हो सकती है। तो बात करें कि यहाँ पे आपको जो है वो कंप्यूटर नॉलेज जो है वो ज़रूरी है, तो आपको यहाँ पे भी जो है वो कंप्यूटर का नॉलेज जो है वो होना चाहिए ऑफिसर स्केल 1 के लिए, यानी कि पीओ के लिए भी आपको जो है वो कंप्यूटर का नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे कोई भी सर्टिफिकेट की बात नहीं की गई है, तो मतलब आपको जो है वो चलाना आता होना चाहिए या थोड़ा बहुत आपको आता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, जिसमें जो है वो दोस्तों आपको क्या क्या वो जो एलिजिबिलिटी आपकी जो है वो क्या क्या मांगी गई है, तो उसके बारे में हम जो है वो बात करेंगे। नेशनल सिटीजनशिप जो है वो आपको मतलब कि आप जो है वो इंडिया के स्थायी निवासी होने चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है सिटीजन ऑफ इंडिया और सब्जेक्ट ऑफ नेपाल। और तो मतलब कि आप ये चीज़ें आपको पता ही है, ये ज़्यादा कोई है नहीं डिटेल में बताने वाली। तो बात कर लेते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट जो है वो ऑफिस असिस्टेंट यानी कि क्लर्क के लिए आपकी जो एज लिमिट है वो रहने वाली है 18 से 28 जो है वो आपकी एज लिमिट रहने वाली है। उसके बाद बात कर लेते हैं आपकी ऑफिसर स्केल 1 की। ऑफिसर स्केल 1 में जो आपकी एज रहने वाली है वो रहने वाली है 18 से 30। 18 से 30 आपकी जो है वो एज रहने वाली है, मतलब कि बात करें क्लर्क से जो है वो पीओ की मतलब कि जो एज है वो 2 साल जो है वो ज़्यादा रहती है, तो मतलब कि यहाँ पे जो है वो 18 से 30 आपकी रहने वाली है। उसके बाद बताया गया कि ऑफिसर स्केल 2 उसमें जो है वो 21 से लेके 32 आपको एज जो है वो चाहिए। उसके बाद बात करते हैं आपकी ऑफिसर स्केल 3 की। तो ऑफिसर स्केल 3 में जो है वो आपको 21 से लेके 40 साल तक जो है वो आप ये फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं, आप ये एग्जाम जो है वो दे सकते हैं।
आपके बात करते हैं लैंग्वेज के बारे में, तो आपको यहाँ पे बताया गया कि आपको लोकल लैंग्वेज जो है वो आनी चाहिए, क्योंकि आप जिस भी स्टेट में काम करेंगे, जिस भी स्टेट में जो है वो आपको बैंक में जॉब करने को मिलेगा, तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको जो है वो आनी चाहिए, क्योंकि ये जो है वो रीजनल रूरल बैंक होते हैं, ज़्यादातर जो है वो गाँव एरिया में होते हैं, तो आपको जो है वहाँ की जो है वो लैंग्वेज आना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अब जो है वो एग्ज़ाम फ़ी की बात कर लेते हैं कि कितनी जो फ़ीस आपकी जो है वो फॉर्म फिलिंग के टाइम पे आपकी जो है वो कितनी फ़ीस लगने वाली है, कितनी नहीं लगने वाली है। तो बता दूं दोस्तों कि एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी वालों के लिए जो है वो 175 आपकी जो है वो फॉर्म फिलिंग फ़ीस रहेगी, और अदर कैटेगरी ओबीसी जनरल वगैरह के लिए जो है वो 850 आपकी जो है वो फॉर्म फिलिंग ये रहेगी, और फीस जो है वो रहेगी। उसके बाद बात कर लेते हैं आपकी सैलरी, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे, कुछ बच्चे जो है वो सैलरी देख के भी फॉर्म फिलिंग करते हैं। तो बता देता हूँ कि दोस्तों जो वो ऑफिसर स्केल वन की जो सैलरी है वो आपकी 60 से 61 हज़ार रुपया जो वो रहती है, और ऑफिसर स्केल टू टू की आप देख सकते हैं यहाँ पे बताया हुआ 75 से 77 हज़ार रुपया जो है वो आपकी रहती है। उसके बाद ऑफिसर स्केल थ्री की जो है वो 80 से 90 हज़ार रुपये जो है वो रहती है। और बात करें आपकी क्लर्क की, जहाँ पे ऑफिस असिस्टेंट की बात करें, तो ये 35 हज़ार रुपये आपकी जो है वो सैलरी रहती है। ठीक है, ये अपने आप में बहुत ही अच्छी सैलरी है, और बहुत अच्छी पोस्ट जो है वो आपको बैंक में रहती है, मतलब कि अच्छे बैंकर आप आपको जो है ये जॉब अच्छी रहेगी। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। दोस्तों बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की, क्योंकि एग्जाम पैटर्न को समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि बच्चे जो है वो फॉर्म फिलिंग तो कर देते हैं, लेकिन एग्जाम पैटर्न ना पता होने के कारण जो है वो एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते, और बोले तो बिना तैयारी के जो है वो आप एग्जाम को क्रैक कर भी नहीं सकते हो। लेकिन चलो फिर भी बात कर लेते हैं कि आपके एग्जाम पैटर्न जो है वो क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आरआरबी क्लर्क, मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो एग्ज़ाम होता है वो आरआरबी के अंडर होता है, मतलब रीजनल रूरल बैंक के अंडर होता है, तो उसमें जो वो पहले बात कर लेते हैं क्लर्क की। तो आरआरबी क्लर्क एग्जाम पैटर्न जो है वो आपका क्या रहने वाला है, वो ये रहने वाला है कि आपको जो है वो टू फेसेस में एग्जाम जो है वो देखने को मिलेगा। टू फेसेस में आपका एग्जाम जो है वो होगा, जिसमें मैंने आपको पहले बता दिया कि इसमें आपको इंटरव्यू नहीं देखने को मिलता है। तो मतलब प्रीलिम्स एग्जाम होगा और आपका जो है वो मेंस होगा। पहले आपको प्रीलिम्स देना पड़ेगा, जब आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद आप जो है वो मेंस में जा पाएंगे, मेंस दे पाएंगे। देन उसके बाद जो है वो आपकी जॉब लग सकती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नो इंटरव्यू प्रोसेस, मतलब कि यहाँ पे जो है वो आपका कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा, क्योंकि ये क्लर्क की पोस्ट है। इंटरव्यू जो है वो पीओ यानी कि ऑफिसर पोस्ट के लिए जो है वो इंटरव्यू कंडक्ट होता है। ऑफिसर स्केल 1 हो, 2 हो, 3 हो, तो उसमें जो है वो आपको इंटरव्यू देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अभी वैसे नोटिफिकेशन नहीं आई है, जब नोटिफिकेशन आपको आएगी तो आपको पता लग जाएगा। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों, अब जो है वो अपना हम आरआरबी क्लर्क की बात कर रहे थे, तो उसके एग्ज़ाम पैटर्न को जो है वो डिटेल में हम जो है वो समझ लेते हैं। तो यहाँ पे प्रीलिम्स एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो किस तरह रहने वाला है, किस तरह जो है वो रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न जो है वो किस तरह रहने वाला है। तो आइए इसके बारे में हम जो है वो थोड़ा डिटेल में जानते हैं। इसमें जो है वो दोस्तों दो ही सब्जेक्ट आपको देखने को मिलते हैं, जो कि एक होता है आपका रीजनल सॉरी रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी, मतलब कि आपका एक मैथ होता है और एक आपका जो दूसरा सब्जेक्ट होता है वो आपका रीजनिंग होता है। यहाँ पे 40-40 क्वेश्चन दोनों के रहते हैं, और 40-40 नंबर आपको जो है वो देखने को मिलेंगे। और टाइमिंग जो है वो एक में आपको 25 मिनट मिलेगी और एक में आपको जो है वो 20 मिनट मिलेगी। पहले ये होता था कि आपका जो है वो टाइमिंग का कोई भी इशू नहीं होता था, आप जितना चाहे जितना समय जो है वो किसी भी सब्जेक्ट में जो है वो लगा सकते थे। जैसे कि मान लो किसी बच्चे का जो है वो मैथ अच्छा हो, उसने मैथ में अच्छी तैयारी की हो, तो वो जो है वो मैथ को थोड़ा ज़्यादा समय लगा सकता था। लेकिन अब जो है वो इन्होंने जो है वो मतलब कि टाइमिंग फिक्स कर दी है कि आपको 25 मिनट जो है वो रीजनिंग में ही मिलेंगे और 20 मिनट आपको जो है वो मैथ में मिलेंगे। तो आपको जो है वो टोटल 45 मिनट में ही जो है वो आपको 80 क्वेश्चन करने हैं और 80 मार्क्स आपको जो है वो लेके आने हैं। ठीक है, ये था आरआरबी असिस्टेंट यानी कि क्लर्क की पोस्ट का जो वो आपका प्रीलिम्स का एग्जाम के बारे में मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं कि जब आपका प्रीलिम्स एग्जाम्स जो है वो क्लियर हो जाएगा, तो उसके बाद आपको एग्जाम्स मेंस एग्जाम्स का जो है वो आपको पैटर्न में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो इसमें पहला सब्जेक्ट जो है वो आपका रीजनिंग ही रहेगा, और उसके बाद आपका जो है वो जर्नल अवेयरनेस हो जाएगा, जिसमें जो है वो आपका ज़्यादातर बैंकिंग के बारे में पूछा जाता है, बैंकिंग जीके के बारे में जो है वो पूछा जाता है। जनरल अवेयरनेस जो बैंकिंग से रिलेटेड होती है वो पूछा जाता है, करंट अफेयर आपके होते हैं। उसके बाद बात करें न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथ आपका जो है वो आता है।
और उसके बाद आपका आता है लैंग्वेज। लैंग्वेज पेपर जो होता है वो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है। मतलब आप चाहें तो अपने जो है वो हिंदी को भी चूज कर सकते हैं और इंग्लिश भी चूज कर सकते हैं। जैसे कि आपने थंबनेल पर पहले ही देखा था कि यहाँ पे आपको जो है वो हिंदी सॉरी इंग्लिश नहीं चाहिए, हिंदी चाहिए। तो जो बच्चे जो है वो इंग्लिश में वीक है वो हिंदी को जो है वो प्रेफरेंस देके हिंदी को जो है वो चुन सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है वो हिंदी भी देखने को मिलेगी। और मेंस में जो है आपको कंप्यूटर नॉलेज भी जो होना चाहिए, जैसे कि आपको बताया गया। तो इसमें जो है वो कंप्यूटर का सेक्शन भी होगा, जिसमें आपको जो है वो 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इंग्लिश या हिंदी में आपको 40 होंगे। सभी मतलब कि जो है वो सभी सब्जेक्ट में आपको 40-40 क्वेश्चन जो है वो देखने को मिले, चाहे वो रीजनिंग है चाहे वो मैथ है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि कितने कितने मार्क्स इनके रहने वाले हैं। तो जो इंग्लिश और हिंदी है उसके तो मार्क्स सेम ही रहने वाले, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। और जो कंप्यूटर है उसके जो वो 40 क्वेश्चन आपको करेंगे तो आपको 20 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि आधे हो जाएंगे। और जो मैथ है उसमें जो है वो आपके 40 क्वेश्चन के 50 नंबर आपको मिलेंगे। और जर्नल अवेयरनेस यानी कि जीके सेक्शन जो रहने वाला है, करंट अफेयर प्लस जीके रहता है इसमें। और इसमें जो है वो आपको 40 क्वेश्चन के 40 मार्क्स मिलेंगे। और बात करते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग में जो है वो आपको 40 के 50 मार्क्स मिलेंगे। यानी कि यहाँ पे दो सब्जेक्ट आपको ऐसे हैं जो मेन होते हैं, वो रीजनिंग और मैथ होता है, जिसमें आपको 40 क्वेश्चन करने से 50 मार्क्स मिलेंगे। और बाकी को सेम होते हैं, और लेकिन कंप्यूटर के जो है वो कम कर दिए गए हैं, यानी कि 40 क्वेश्चन में आपको जो है वो 20 मार्क्स मिलेंगे। अलग अलग टाइमिंग जो है वो आपको यहाँ पे फिक्स रहने वाली है सेक्शंस की। सेक्शनल टाइमिंग जो वो अलग अलग रहने वाली है, 30 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 30 मिनट, 15 मिनट, ठीक है। टोटल ड्यूरेशन जो है वो आपकी 120 मिनट रहने वाली है। टोटल 120 मिनट में आपको जो है वो 200 मार्क्स का जो है वो अटेम्प्ट करना है, यानी कि 200 क्वेश्चन आपको जो है वो अटेम्प्ट करना है। और जो पहले था वो 45 मिनट का प्रीलिम्स था, ठीक है। तो दोस्तों टाइमिंग का थोड़ा इशू रहता है एग्जाम्स में, क्योंकि एग्जाम्स बच्चे देते हैं और मैं खुद भी एग्जाम देता हूँ, तो यहाँ पे टाइमिंग का जो वो इशू रहता है। जो क्लर्क में जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, ज़्यादातर स्टेट्स में जो है वो कट ऑफ हाई जाती है। तो मैक्सिमम आपको जो है वो 80 में से 70-75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। फिर भी आप ये मान के चलो कि अगर आपकी वैकेंसी आपके स्टेट में जो है वो ज़्यादा आती है, तो आपको जो है वो 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे, ताकि अगर कट ऑफ जो है वो 70 से कम आती है तो आपने 70 अटेम्प्ट किए होंगे तो आप चलो थोड़ा सेफ मार सकते हैं। अदरवाइज आपको जो है वो 70-75 प्लस करने ही पड़ेंगे, ठीक है। और बात करते हैं मेंस एग्जाम की, तो इसमें भी आपको जो है वो अच्छा खासा स्कोर लाना पड़ता है, लेकिन आपको यहाँ पे हेल्प मिल जाती है हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में। और कंप्यूटर में आपके जो है वो स्कोर जो है वो गेन हो सकते हैं, तो आपको यहाँ पे अच्छा चांसेस है, ठीक है। तो अब बात करते हैं आगे। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं आरआरबी पीओ के एग्ज़ाम पैटर्न की। तो आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम पैटर्न पैटर्न जो है वो वही रहता है, दो इसमें सब्जेक्ट होते हैं। लेकिन चलो आपको जो है वो डिटेल में इसके बारे में बता देता हैं। यहाँ पे 3 फेसेस जो है वो आपके रहने वाले हैं, क्योंकि ये जो है वो ऑफिसर लेवल की पोस्ट रहती है। तो इसमें आपको जो प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है और इंटरव्यू होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया है। प्रीलिम्स क्लियर करेंगे तो उसके बाद जो है वो आपका मेंस होगा, मेंस के बाद आपका जो है वो इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं डिटेल में जो है वो इसके एग्जाम पैटर्न की। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अब प्रीलिम्स एग्जाम्स जो आरआरबी पीओ की है, जो ऑफिसर लेवल की जो पोस्ट है, इसकी बात कर लेते हैं। इसका प्रीलिम्स एग्जाम्स का पैटर्न का जो है वो जान लेते हैं। तो इसमें जो है वो दो सब्जेक्ट आपके रहने वाले हैं, जिसमें जो है वो रीजनिंग है और न्यूमेरिकल एबिलिटी है। यानी कि दो ही सब्जेक्ट मैंने आपको बताया कि इस आरआरबी एग्जाम्स में जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो यही होते हैं, रीजनिंग और मैथ। यहाँ पे आपको 40 मार्क्स दोनों में देखने मिलेंगे, 40 क्वेश्चन आपको जो है वो देखने को मिलेंगे। मतलब कि प्रीलिम्स जो है वो क्लर्क और पीओ लेवल का जो है वो सेम ही होता है। इसमें टाइमिंग भी आपको ड्यूरेशन टाइमिंग की जो है वो सेम ही रहती है, 25 मिनट और 20 मिनट टोटल आपको ड्यूरेशन रहता है। वो टाइमिंग जो रहती है वो 45 मिनट की आपकी टोटल टाइमिंग रहती है, जिसमें आपको जो है वो 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। मतलब ये जो प्रीलिम्स का पैटर्न है वो क्लर्क और पीओ का सेम रहता है। बात ये होती है कि कट ऑफ जो वो क्लर्क की ज़्यादा जाती है, लेकिन पीओ की जो कट ऑफ कम जाती है। तो मैक्सिमम आपको जो वो यहाँ पे अपना 60 प्लस जो ओवर अटेम्प्ट करना पड़ता है, अगर आपका अलग अलग स्टेट्स का होता है वैसे कट ऑफ। लेकिन फिर भी आपको जो वो 55 प्लस जो 60 प्लस जो वो अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा 45 मिनट में। तभी जो है वो आप अच्छे स्कोर जो है वो इसमें ला सकते हैं, तभी जो है वो आपका क्वालिफाई हो सकता है। अब बताना चाहता हूँ, प्रीलिम्स एग्जाम चाहे क्लर्क का हो चाहे पीओ का हो, वो क्वालिफाई नेचर ही रहता है। इसके मार्क्स जो है वो आपके मतलब मेरिट में नहीं गिने जाते हैं। तो ये क्वालिफाई नेचर होता है इसका प्रीलिम्स एग्जाम्स का, तो आप जो है वो ये कर सकते हैं।
उसके बाद बात करते हैं मेंस एग्जाम्स की। जो पीओ का मेंस एग्जाम है उसमें जो है वो आपका क्या क्या रहने वाला है इसकी बात हम जो है वो कर लेते हैं। इसमें भी वही सब्जेक्ट जो है वो आपके रहते हैं, सेम सब्जेक्ट आपके जो है वो मेंस में भी रहते हैं, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एबिलिटी और लैंग्वेज और कंप्यूटर। सेम जो जैसे पैटर्न मैंने आपको क्लर्क में बताया, सेम वैसा ही पैटर्न आपको यहाँ रहता है। और जितने मार्क्स मैंने आपको वहाँ बताए थे इतने ही मार्क्स यहाँ पे रहते हैं, इतने ही क्वेश्चन आपको जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेंगे। बात है कि आपका जो लेवल जो वो पीओ का लेवल क्लर्क के लेवल से थोड़ा हार्ड हो जाता है, बस यही जो वो डिफरेंस दोनों में है। तो यहाँ पे 40 40 40 40 40 क्वेश्चन, आपको 200 क्वेश्चन टोटल जो है वो यहाँ पे मेंस में आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि दो मेन सब्जेक्ट होते हैं, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिसमें आपको 40 40 क्वेश्चन करने पे 50 50 मार्क्स आपको मिलेंगे। और बाकी में जो है वो सेम मार्क्स रहेंगे, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स आपको रहेंगे। और कंप्यूटर में जो है वो हाफ कर दिए जाते हैं, 40 क्वेश्चन के 20 मार्क्स आपको जो है वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। और 200 क्वेश्चन के 200 ही मार्क्स आपको जो है वो होंगे। और अलग अलग टाइमिंग जो है वो आपको यहाँ पे दी गई है, आप देख सकते हैं। टोटल टाइमिंग जो है वो आपको 120 मिनट जो है वो रहती है। अच्छा खासा जो है वो लेवल आपका आपको मेंस में देखने को मिल सकता है। तो प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद आपको जो है वो मेंस की तैयारी अच्छे से करनी पड़ेगी। और मैंने पहले ही बताया कि दो सब्जेक्ट आपके जो है वो मार्क्स गेन करने में हेल्प कर सकते हैं, वो है कंप्यूटर और लैंग्वेज पेपर जो है वो आपके मार्क्स गेन करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि आपकी जो वो क्या स्ट्रेटजी जो है वो रहनी चाहिए एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए, कैसे आप जो है वो एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, कितनी आपको स्टडी करनी पड़ेगी, कहाँ कहाँ से आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो पूरी जानकारी आपको देना चाहूँगा। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो तो इसलिए जो जल्दी जल्दी में बात करते हैं। बताना चाहूँगा दोस्तों कि आपको जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम क्रैक करना है तो उसमें आपको जो है वो टाइमिंग का बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि बच्चे जो है वो मैक्सिमम टाइमिंग के इशू के कारण ही बच्चे जो है वो प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं कर पाते। तो दोस्तों 45 मिनट में आपको जो वो 80 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने होते हैं। 80 क्वेश्चन में जो है वो पीओ की बात करें, पीओ में तो जो है वो लेवल हार्ड होता है, लेकिन आपको जो है वो कम अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। लेकिन बात करें क्लर्क की, तो क्लर्क में जो है वो आपको मान के चलो कि आपको पूरा पूरा अटेम्प्ट करना होता है। लेकिन फिर भी चलो मान लेते हैं कि आपको जो है वो अगर 80 क्वेश्चन है 80 नंबर के, तो आपको जो है वो 75 या 70 अटेम्प्ट कर सकते हैं। वो बात मैंने आपको पहले बताया कि स्टेट अलग अलग स्टेट की कट ऑफ के डिपेंड करता है। लेकिन बात करें आपकी पहले क्लर्क की बात कर लेते हैं। तो क्लर्क में आपकी जो स्ट्रेटजी है वो कैसी रहनी चाहिए कि आप जो वो पहले पूरा एग्जाम सिलेबस, जो प्रीलिम्स का सिलेबस है कि मैथ में कौन कौन से सब्जेक्ट सॉरी कौन कौन से टॉपिक आपको रेडी करने हैं, और कौन कौन से जो है वो आपको रीजनिंग में टॉपिक जो है वो आपको रेडी करने हैं, और आपको जो है वो उसके बाद मॉक टेस्ट जो है वो ज़रूर लगाने हैं। पहले आप सिलेबस जो है वो रेडी कर लें, टॉपिक रेडी कर लें, अपने टॉपिक को जो है वो पक्का कर लें। उसके बाद जो है वो टॉपिक पक्का करने के बाद आप जो है वो मॉक टेस्ट जो है वो लगा सकते हैं। मॉक टेस्ट जो होगा आपकी स्पीड को गेन करेगा। तो मॉक टेस्ट में आपने ये ध्यान रखना है कि आपने मॉक टेस्ट में पूरा का पूरा जो है वो 80 के 80 क्वेश्चन जो है वो क्लर्क में अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है, जो कि ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होता, लेकिन प्रैक्टिस से जो है वो आप कर सकते हैं। जिसने कभी नहीं किया उसके लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन जो बच्चे काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो है मुश्किल नहीं है। बात करते हैं पीओ की। पीओ का जो प्रीलिम्स है, पीओ का प्रीलिम्स में जो है वो आपको खास ध्यान ये रखना पड़ता है कि आपको 80 के 80 अटेम्प्ट नहीं करने पड़ते हैं। तो मतलब मेनली वहाँ पे ये रहता है कि आपने छोड़ना क्या है और आपने करना क्या है। तो बात करते हैं पीओ की। पीओ में मैं अपना जो वो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने प्रीलिम्स जो है वो क्लियर किया हुआ है। तो बता सकता हूँ कि आप जो है वो प्रीलिम्स में आपको जो है वो जैसे 40 क्वेश्चन और 40+40 होते हैं क्वेश्चन। तो मैथ में आप जो है वो अपना डी आई जो है वो आप देख सकते हैं, दो या तीन डी आई जो है वो आपको आती है। तो मतलब कि 10 नंबर का तो आप फिक्स कर सकते हैं। अगर आप दो डी आई करते हैं तो 10 नंबर जो है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद आप बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो वहाँ से भी आप जो वो 5 नंबर जो है वो गेंस कर सकते हैं। 15 नंबर ये हो गया आपके। उसके बाद बात करते हैं आपके जो वो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आते ही आते हैं। तो वहाँ से भी आप जो है वो 10 नंबर जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। तो बात करें यहाँ पे आपके मोटे मोटे जो है वो 25 मार्क्स जो है वो बन जाते हैं, लेकिन आप इसको 25 पे लॉक कर लें एक बार। बात करते हैं आप रीजनिंग की। रीजनिंग में 40 क्वेश्चन होते हैं। 40 क्वेश्चन में आप जो है वो देख सकते हैं पजल आपकी 3 आती हैं। 3 पजल के जो है वो 15 नंबर बनते हैं, लेकिन आप यहाँ पे 12 लेके चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 12 लिख देता हूँ, ठीक है। 12 नंबर आपके जो है वो बन गए। 12 उसके बाद आपके जो है वो पजल होगी। पजल के बाद जो है वो आपका उसके बाद वो हो जाता है रैंकिंग वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। और
रैंकिंग वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, या फिर आपका स्लोज आ जाता है, उसके बाद आपका जो है वो और भी आ जाता है, क्या बोलते हैं उसे, इनक्वालिटी आ जाता है। तो अगर आप जो है वो मान लो कि आपको स्लोज्म आ गया या फिर इनक्वालिटी आ गया, तो आप जो है वो 5 5 वहाँ लेके 10 मार्क्स ये ले सकते हैं, तो 22 नंबर आपके ये हो गए। और अदर जो क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग में, जैसे कि ब्लड रिलेशन आ गया, तो अब ये सॉल्व करके आप जो होगा यहाँ पे 22 बन रहे हैं, तो 25 नंबर आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो 25 + 25 आपके जो होगा ये हो गए आपने 45 मिनट में। 25 + 25 अगर आपने करने की सोच ली, यानी कि आपके 50 मार्क्स का आपने अटेम्प्ट कर लिया। अब आपको ये देखना है कि मैं 45 मिनट में जो है वो 50 का अटेम्प्ट कर ले रहा हूँ। अगर आप 50 का अटेम्प्ट कर ले, उसके बाद आपको ये देखना है कि मैं अब कौन सा सब्जेक्ट, मतलब कि कौन सा टॉपिक ऐसा है जिसको जो टाइमिंग मेरे पास बचा उसमें कवर कर सकूँ। यानी कि मैंने आपको बताया कि आपको जो है वो 60 प्लस अटेम्प्ट करना है, 65 अटेम्प्ट करना ही करना है पीओ के पेपर में। तो पहले आपने 50 अपना सेव कर लें, क्योंकि जो आपको टॉपिक अच्छे से जो हो चुके हैं रेडी, उसमें आप 50 मार्क्स आपके पक्के होने चाहिए कि 50 तो मैं ले ही सकता हूँ। उसके बाद जो आपको ये देखना है कि मैं अब किस टॉपिक को रेडी करूँ या किस पे जो वो फोकस करूँ, ताकि मेरे 60 या 65 प्लस आ सकें या 65 तक अटेम्प्ट कर सकें, ताकि आपको वो आपका सेफ स्कोर रहेगा। तो ये स्ट्रेटेजी जो है वो पीओ में आपने फॉलो करनी है, ठीक है। क्योंकि मेरी स्ट्रेटेजी भी जो प्रीलिम्स में यही रहती थी, और बाकी भी आप जो है वो अच्छे खासे टीचर से जो है वो देख सकते हैं, मैक्सिमम जो है वो यही फॉलो करते हैं बच्चे जो हम। और बात करते हैं मेंस की, तो मेंस की जो है वो मेंस में आपको टाइमिंग का ज़्यादा इतना इशू नहीं रहता है, खाली ये रहता है कि मेंस का लेवल अच्छा खासा होता है, मतलब हार्ड लेवल होता है, तो इसमें जो बच्चे गलती भी कर देते हैं। और मैंने आपको बताया कि स्कोर गेनर जो आपके सब्जेक्ट हैं वो हिंदी और कंप्यूटर है। तो वहाँ पे मैंने बताया था कि 20 नंबर का आपका कंप्यूटर है, तो 20 नंबर का कंप्यूटर में आप जो है वो ये देख सकते हैं, एक मिनट। तो 20 नंबर का जो होगा आप कंप्यूटर में ये देख सकते हैं कि अगर बच्चे ने कंप्यूटर में अच्छी खासी तैयारी की है, तो आप जो है वो 20 मार्क्स जो है वो आप ले सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे 15 मान के चलते हैं कि 15 आपने ले लिए हैं। और हिंदी में मैंने आपको बताया था कि 40 के 40 नंबर होते हैं, तो लैंग्वेज में अच्छे खासे बच्चे जो है वो अच्छे ही होते हैं, तो यहाँ पे 35 मार्क्स जो है वो हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके जो है वो 50 नंबर ये इजीली जो है वो आप गेन कर सकते हो। जीके सेक्शन जनरल अवेयरनेस आपको रेडी करना है, इसमें आपको जो है वो करंट अफेयर पे ज़्यादा ध्यान देना है और बैंकिंग अवेयरनेस पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो वहाँ से भी जो है वो आप मार्क्स गेन कर सकते हैं। बात करते हैं रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी, तो वो चीज़ें आपने पढ़ी ही होंगी प्रीलिम्स, अगर आपने क्लियर किया है तो आपने वो चीज़ें पढ़ी ही होंगी, तो इतनी ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बात ये है कि आपने लेवल अच्छा रखना है, जो प्रीलिम्स में लेवल आ रहा है तो मेंस में लेवल जो है वो आपका अच्छा रहेगा। बात करते हैं अब इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू मैंने आपको बताया कि पीओ में ही आपको इंटरव्यू देखने को मिलेगा। तो पीओ में इंटरव्यू जो है वो आपको 2 3 चीज़ें का ध्यान रखना है। एक तो आपका थोड़ा पर्सनल वो पूछते हैं, और दूसरा क्या है, इसमें आपको जो है वो बैंकिंग के बारे में ज़्यादा पूछेंगे, तो आपने जो है वो रेडी कर लेना है। बाकी आप जो है वो कोशिश करेंगे कि इंटरव्यू के ऊपर एक जो है वो सेपरेट वीडियो आपको बना के बताई जाए। तो दोस्तों एक बात और आपने जो है वो खास करके ध्यान रखना है कि बच्चे जो है वो मैक्सिमम जो है बच्चे जो है वो मॉक टेस्ट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। वो क्या करते हैं, मॉक टेस्ट जो है वो लगाते रहते हैं। तो आपको जो है वो डेली मॉक टेस्ट भी नहीं लगाना है। जब आपका एग्ज़ाम बिल्कुल पास आ जाता है तब आपको जो है वो मॉक टेस्ट डेली लगाना है। अदरवाइज आपको डेली मॉक टेस्ट नहीं लगाना है। आपको जो है वो अपनी प्रैक्टिस जो है वो क्वेश्चन सोल्व कर करके ही करनी है, जिससे आप जो है वो 10 10 15 15 क्वेश्चन हर टॉपिक के जो है वो डेली बेसिस पे सोल्व कर सकते हैं, जिससे आपकी जो है वो प्रैक्टिस जो हो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगी। तभी आप जो है वो मॉक टेस्ट में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो स्कोर गेन कर सकते हैं। अगर आप डेली मॉक टेस्ट लगाते हैं और प्रैक्टिस नहीं करते तो आपके मार्क्स जो है वो मतलब अगर एक बार में 40 आ रहे हैं, एक बार में 50 आ रहे हैं, और तो वो 40 50 के बीच में ही रहेंगे, मतलब कि गेन नहीं होगे। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, अलग से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन डेली हर टॉपिक के जो है वो आप सोल्व करते हैं, तब आप जो है वो मॉक टेस्ट में जो है वो अपने स्कोर गेन बढ़ा सकते हैं। दिन प्रतिदिन जो है वो आपके स्कोर देखने को, आपको जो है वो बढ़ोतरी उसमें देखने को मिलेगी। यही मेरी आपसे जो है वो आपके आपके लिए सजेशन है। और आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर कर लें। और मिलते हैं आगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक सभी को। धन्यवाद।